जय हिंद फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। देखिए, जिस प्रकार हमारे और भी क्लासें पॉलिटी की भी हो रखी है, बायोलॉजी की भी हो रखी है, उसी प्रकार चित्रात्मक बुक आपके लिए लेके आए हिस्ट्री के बारे में। और यही एक इसमें पर्पस रहता है मेरा बुक कराने का कि आपको चीज़ें याद करानी होती हैं, क्योंकि आपको कंप्लीटली अगर कहीं या स्टडी क्यों करते हैं, हम स्टडी इसलिए करते हैं सिर्फ हमें याद हो जाए, बाकी आपको बुक में भी पढ़ा रखा है लिखा, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस यही होता है पढ़ाने का कि सारी चीज़ें आपको याद कराई जाएँ। तो चलिए, कैसे याद कराएं, क्या कराएंगे, इसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। और प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि चाहे आप कैसे भी देख लेकिन वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत का इतिहास, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, इनके जो जनक के बारे में बात कर लेते करते हैं, तो इतिहास के जनक तो थे, तो यानी कि किन्हें कहा जाता है, हिस्टोरिका, यानी कि जो लेखक हैं हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोरिका के लेखक जो कौन थे, हेरोडोटस, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ें यहाँ होती हैं शुरू से ही चलते हैं, इतिहास शब्द की यानी इत प्लस ह आस, इससे मिलकर बना होता है इतिहास, ठीक है। से मिलकर बना, जिसका तात्पर्य यह है निश्चय था ग्रीस के लोगों का इतिहास है का। इसके लिए यानी हिस्ट्री इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, इस शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है बुनना, ठीक है। हिस्ट्री यानी शब्द का प्रयोग यानी हेरोडोटस के सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, ये पुस्तक थी इनकी हेरोडोटस की, हिस्टोरिका में दिया था, इसलिए इन्हें हेरोडोटस हेरोडोटस कहते हैं, ठीक है, हेरोडोटस कहते हैं, ठीक है। इत्यादि इन्हें जनक भी माना जाता है इसी कारण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन भारत का वो सॉरी जो इतिहास है, इतिहास किन में डिवाइड किया गया, किन चीज़ों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो यानी कि इतिहास को 3 विभागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, ठीक है। चलिए, देखिए, इतिहास का पर्पस यही नहीं होता, पूरा विश्व का इतिहास होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, जैसे कि यहाँ पर इतिहास कहाँ के ये लेखक थे, अपने भारत के नहीं थे ये। जो ये लेखक थे, इतिहास शब्द की हिस्ट्री यानी हिस्ट्री शब्द से प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य ये होता है बुनना, हिस्ट्री हिस्ट्री शब्द होता है प्रयोग। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम पुस्तक अपनी किसमें दिया था, हिस्टोरिका के में दिया था, ठीक है, हेरोडोटस ने। तो हेरोडोटस अपने आगे यह नहीं, ठीक है। तो पहले ही चीज़ें क्लियर हैं, ये ग्रीस के लोग थे, ठीक। चलिए, ग्रीस की एथेंस राजधानी होती एथेंस। अब चलो बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, भारत के बारे में, यानी कि अब भारत का स्पेशली इतिहास मिलेगा यहाँ। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, साहित्यिक पर और पुरातत्व पर स्रोतों पर, ठीक है। साहित्य स्रोतों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, धार्मिक में और धर्मेंद्र अथवा लौकिक साहित्य में, ठीक है। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में भी यहाँ से डाल दिया गया है, ब्रह्मा यानी ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य और गैर ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य। अब कैसे हुआ, तो ये यहाँ पर डिवाइड हुआ है, देखिए, साहित्य और पुरातत्व स्रोत। यहाँ चीज़ें समझने के क्वेश्चन होंगे, वहाँ मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, या आपको याद भी हो जाए। देखिए, धार्मिक साहित्य ग्रंथ, लौकिक, यानी कि जो साहित्य था वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, वो ये धार्मिक है और ये लौकिक साहित्य है, ठीक है। अब लौकिक जो होता साहित्य होता है, उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जीवनी हुई होती है, ठीक है। अब जो हमारा धार्मिक ग्रंथ था, ये 2 डिवाइडों में बांट दिया गया, यानी कि ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद आते हैं आपके, पुराण आते हैं, और आर्य आते हैं, उपनिषद आते हैं, महाभारत आते हैं, स्मृति आते हैं, ग्रंथ आदि वगैरह इसमें आते हैं। गैर ब्राह्मण जैन बौद्ध आदि ग्रंथ वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीजें आप देखो, बात करते हैं पुरातत्विक स्रोत के बारे में। देखो, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का इसमें वर्णन हुआ है। चलिए, ब्राह्मण के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, यहाँ से जो भी आपको मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद, और थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, ये बुक है चित्रात्मक बुक है आपकी, घटना चक्र की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं इसे करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। ये तो आपकी रही जानकारी की बात। वेदों को जो वेदों के यानी कि संकलन करता है महर्षि यानी कि किन्हें माना जाता है, वेद व्यास को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेदों के संकलन करता कौन है, तो महर्षि वेद व्यासों को। वेदों को
वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। देखो ये याद कर लेना, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये तो हमें याद होने चाहिए, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना साहित्य की व्याख्या हेतु यानी सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। आर्कण्य के लिए, आर्कण ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं, जिससे दार्शनिक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? दार्शनिक, ठीक है। और समस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। समझ में आया कुछ पॉइंट? आरण्यक कहते हैं, तो जंगल में पड़े जाने के कारण आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक हैं, ठीक है। कौन कौन से उपनिषद? देखिए, उपनिषद देखिए कुल, अब बात करें उपनिषद के बारे में, ठीक है। उपनिषद का अर्थ है समीप। क्या होता है? समीप। नि का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विदा ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। अब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों का प्राचीन दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषद देख लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको उपनिषद के बारे में बात कर दी। चलिए, कहाँ तक आ गए उपनिषद में हमें? अच्छा, चलो अब यहाँ यहाँ तक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते है। यहाँ से पूछा गया है, जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यमेव जयते किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, ये पूछ सकता है, इतना पूछेगा यहाँ से, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हमारी 108 है। वेदांग की संख्या 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य और ज्योतिष, इच्छा एवं छंद। सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सूत्र के बारे में, साहित्य और अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ है। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से में? श्रोत्र सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम, और गृह सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कृतज्ञों का वर्णन। नंबर 3 धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कृतज्ञों का उल्लेख इसमें मिला है। धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ, देखिए ये चीज़ क्या है, ये देखो हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हिस्ट्री यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री होती है, हमें अपनी जानकारी के लिए अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यही नहीं कि मेन मेन पॉइंट देखें, इसमें एक अच्छे तरीके से आप वीडियो लगा के रख दें, मस्त तरीके से सुनते रहें, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। धर्म सूत्र से स्पष्ट ये होता है ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख ग्रंथ हैं मनु स्मृति, और याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि, ठीक है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ है यहाँ, ठीक है। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार ये बना क्वेश्चन है कि जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है, तथा प्रामाणिक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? प्रमाणिक मानी जाती है, ठीक है। मनुस्मृति के वायस्कार टीकाकार हैं मेघातीत, गोविंदराज भारूची एवं कुल्लुक भट्ट, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपराक हैं। यहाँ तक आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा टॉपिक। तो व्याकरण ग्रंथों की सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। पुराण में आ जाते हैं, पुराणों की संख्या कितनी? 18। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष। कौन है? यहाँ याद कर लेना, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष, ठीक है। उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यकाल शैली की कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। तो कलयुग के राजाओं का विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। तो आपको पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, तो मैंने अभी बताया था। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 है। ये आपको याद कर लेना, ये पुराण 18, उपनिषद, ये चीज़ें याद होनी चाहिए भैया, याद होनी चाहिए। आप
को हिंदुस्तानी के होते हुए ये चीज़ें नहीं याद कर हो पाती हैं तब दिक्कत होती है। अपने देश की सारी चीज़ें कल्चर वगैरह याद होनी चाहिए। वेदांग है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें याद रखना और इनके अंदर पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। क्या क्या ये चीज़ होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, इससे पता चलता है कि हाँ हम हिंदुस्तानी, ये सारी हमें चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख प्राण और उनसे संबंधित वंश तो आया विष्णु प्राण, मौर्य वंश, मत्स्य प्राण, आर्द्र सातवाह, शुंग वंश, वायु प्राण, गुप्त वंश। देखो अब कैसे याद करें। विष्णु प्राण, मौर्य वंश। तो विष्णु ऐसे क्या याद करते हैं, विष्णु भगवान थे ना। तो विष्णु भगवान कृष्ण का जन्म लिया था, उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था कृष्ण भगवान। तो विष्णु भगवान क्या लगाते थे, मोर। मोर माने मोर का पंख, तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन। तो मत्स्य माने मरना, ऐसे याद करते हैं। मत्स्य माने मरना, आंध्र माने अंधा, जब हम मर जाते तो कैसा आंध्र हो जाता, सातवाहन तुंग वंश। तो आप ये लगा वर्ड देख लेंगे आप, सात आंध्र, तो ऐसे याद करें मत्स्य आंध्र। वायु प्राण, गुप्त वंश। जैसे वायु में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं। अधिक वायु में तो क्या हो जाते हैं, गुप्त। वायु प्राण, गुप्त वंश। अंदाजे तीनों के तीनों आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे। मैं ऐसे ही याद कराता हूँ, मेरी यही एक आपको कला अच्छी लगेगी याद कराने की, क्योंकि चीज़ें याद करा देता हूँ। अभी बोलो, मैंने अभी ये छिपा दिया, अभी आप बताएंगे। मैंने कहा था यानी कि आपके लिए इसमें देखता हूँ। हाँ, विष्णु पुराण अभी मैंने बताया क्या था, मौर्य वंश। देखो क्यों मोर का पंख आया। मत्स्य पुराण मैंने कहा था आंध्र हो जाते हैं, आंधे यानी आंध्र सातवाहन सता तथा शुंग वंश। वायु प्राण उड़ जाते हैं यानी गुप्त हो जाते हैं, गुप्त वंश। ऐसे आप याद कर सकते हैं, हमें पता है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं महाकाव्य में। तो ये चीज़ हमें याद होना चाहिए, महाकाव्य में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रामायण, एक महाभारत। तो अभी अभी याद करो। महाकाव्य हमारे साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक के दो महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण और महाभारत ये क्या है, महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो आज के बाद भूलोगे नहीं, वाल्मीकि ने, वाल्मीकि जी। जो देखा हुआ रामायण में लिखते रहते हैं यानी मोर के पंख से स्याही में बोर बोर के, तो वही वाल्मीकि हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी ने महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। किसने की थी, वेद व्यास ने। दोनों कन्फ्यूज नहीं होना है। वेद व्यास जी ने की थी किसकी, महाभारत की रचना। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, ठीक है। चलिए, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, ये भी याद होना चाहिए। आज के बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा और ये याद नहीं किया आपने। महाभारत में कितने हैं, 1 लाख श्लोक हैं। जिसके कारण इसे सतह शस्त्र संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सतह संहिता कहते हैं। प्राणों की संख्या अभी अभी मैंने बताई थी, 18। प्राणों के रचयिता लोहम हर्षता, उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। प्राणों के भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अभी अभी मैंने चीज़ें आपको क्लियर कराई हैं और अभी अभी मैंने याद भी करा दिया है, ठीक है। अब ये रिपीट मैं इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप रिवीजन मार सकते हैं, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हम चलेंगे, आपकी चर्चा होगी जो होगी बौद्ध साहित्य के बारे में, ठीक है, यानी कि ब्राह्मणेतर साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिनके नाम से सुत्त पिटक, विनय अभिनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनय पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया क्या कहा जाता है, सुत्त पिटक का बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक में क्या है, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, ठीक है। किसमें, जातक में, ठीक। ये जानकारी आपको मिली है, अच्छी है। अब बात करेंगे हम प्राचीन बौद्ध पाली भाषा में। प्राचीन बौद्ध क्या है, पाली भाषा में दीप वंश एवं महावंश में मौर्य वंशकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ये भी पता होगा। संस्कृति में लिखित महावस्तु एवं लिखितेश्वर महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है, ठीक है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं लिखित ललितेश्वर से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को जरूर रखें, ठीक है। चलिए, यहाँ मैं इसलिए देता हूँ दोबारा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं लिखता हूँ तो स्क्रीनशॉट सही नहीं आएगा।
आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण है सभी के सभी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? पाली भाषा में। ये पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लो, मैं अभी बता देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो याद भी कराओ, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया जैसे आजकल फेसबुक वगैरह। और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? पाली। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? पाली भाषा में है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस में था? पाली भाषा में था। बस इतना ही याद करना, ज़्यादा याद भी नहीं करना है, ठीक है। जैन धर्म के बारे में बात कर ले, क्या महत्वपूर्ण है? देखो, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर जी के जन्म पर प्रकाश पड़ता है। तो भगवती सूत्र में क्या महावीर जी के जन्म का प्रकाश पड़ता है, यानी महावीर जी के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना किसमें हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। तो जैन ग्रंथों की रचना इतना तो पता है आपको, प्राकृत भाषा में हुई थी। आने तो कोई अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं याद करा के छोड़ूंगा। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृतिक परिविष्ट, यानी कौन थे? परशिष्ट परवन थे। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ है। और लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों का रखा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण स्थान भी हैं। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन का इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। मौर्यकालीन की बात करें अगर अर्थशास्त्र के बारे में, तो मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत, मद्राक्षस, सोमदेव कृत यानी कथा, ऋत्याक्षर यानी कि क्षेमेंद्र कृति, यानी कि बहुत ही, यानी कि यहाँ से आप चीजें, क्षेमेंद्र कृति यानी कि बृहंत मंजरी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी के किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अब देखो, कल्याण द्वारा राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कश्मीर का इतिहास कहाँ से मिलता है? राजतरंगिणी से मिलता है। आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन। विदेशी यात्रियों का विवरण, यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, यूनानी रोमन लेखक टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध का उल्लेख मिलता है। सिकंदर समकालीन निरियाकर्स, अनेक्रिस्टस एवं एस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। चलिए, सिकंदर के समकालीन निर्यात आने क्रिस्टस यानी आस्टियोबुलस के विवरण का अधिक प्रामाणिक विश्वसनीय है। सिकंदर के बाद लेखकों के 3 राजदूत मैग्नीस, टाइमेकस या डायनोसिसियस उल्लेख हैं। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मैग्नीथिस चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मैग्नीस ने अपनी पुस्तक इंडिका, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैग्नीस की पुस्तक इंडिका मौर्य युगीनी राज समाज संस्कृत यानी कि का वर्णन किया गया है। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राजा का दरबार में आया था। डायोनियसियस मिस्र नरेश, ये सभी विदेशी है, अपने देश के नहीं ये नाम। टालसी फिलाडेस राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, बट आपकी जानकारी लिए थोड़ा मैं पढ़ाता चल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। टालमी ने 2री शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्ली ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस द इंथीरियस सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर यानी यात्रा पर आया था। उसने उस समय में भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में, हेन सांग।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ मैं बताऊंगा। हैंसोंग भारत यात्रा यानी व्रता चियू के नाम से जाना जाता है। हैंसोंग को प्रिंस ऑफ द फिलीपींस अथवा यात्रा का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो यही है जानकारी इसके बारे में, बाकी ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी है भी नहीं। ठीक है, चीनी यात्री यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लेना। ठीक है, चीनी यात्री 518 ईस्वी में भारत में आया था। अरबी लेखक अरबुरीनी 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखो यहाँ से क्या बनेगा, अलबरूनी था जो महमूद गजनबी के साथ आया, भारत आया था। अलबरूनी 11वीं सदी में अरबी लेखक था, ये लेखक है अरबरूनी, अरबी लेखक। महमूद गजनबी के साथ भारत आया, उसने तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक की ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजदूत कालीन समाज धर्म के रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अलबरूनी ज्योतिष, गणितज्ञ, विज्ञान, अरबी, फारसी का, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वाह भैया अलबरूनी, सबका अच्छा ज्ञाता थे ये तो। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान के पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया गया। वाह। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट के एवं प्रतिहार शासकों का विषय जानकारी ली। ठीक है, बात करें अन्य विदेशी के लेखक जो आए, देखो इब्न बतूता भी आया, अरबी भाषा में लिखी गया है इसका यात्रा यानी कि रहला है। इसकी पुस्तक पूछ लेता है इब्न बतूता की। 14वीं सदी में भारतीय उपद्वीप संस्कृति यहाँ से कोई महत्वपूर्ण है। यहाँ तारानाथ एवं तिब्बी लेखक में इसने कग्यूर तंबियूर लिखी, तो यहाँ से पूछ लेता तारानाथ ने कंगियूर तंबियूर। अब ये अच्छा याद भी तुम्हें जो कराना है। इब्न बतूता रहला, ये कहते हैं इब्न बतूता रहला, तो कहते हो यहाँ से इब्न तूता को जूता और कह देते रहला, यानी कि रुक जा, तुझे अभी बताते हैं रुक जा, तो रहला, और ऐसे रहला ऐसे करें इब्न बतूता यानी इब्न बतूता जूता रहला, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बात कहते हैं तारानाथ, तारानाथ होता है कम्बियूर तंबियूर, कहते हैं तारानाथ कम्बियूर तंबियूर, होता है तारानाथ कम्बियूर तंबियूर, ऐसे करके याद कर, रचना थी। अब बात करते हैं मार्को पोलो भी थे यहाँ पे, पांडे देश की यात्रा पर आया था 13वीं सदी में। पुरातत्व स्रोत भी मिलते हैं भारत में अध्ययन के लिए। पुरातत्व सामग्री या सर्वाधिक प्रमाणिक इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां का, चित्रकला का आदि आते हैं। किसमें? पुरातत्व स्रोत में अभिलेख, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के, बोगजक कोई नामक स्थान से लगभग 14 ईसा पूर्व का मिला था। बोगजक कोई अभिलेख में इंद्र, मिश्र, वरुण तथा नासत्य, अश्वनी, वैदिक देवताओं का उल्लेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो कि लगभग 3री शताब्दी के ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुजर्रा, नेटर एवं, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तब भी बताता हूँ, मास्की, गुजर्रा और जो मास्की, गुजर्रा, निटूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेख के अशोक के नामक स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मणी और खरोष्ठी, यूनानी, आर्मेइक लिपियों में मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से देख लो, यमन राजदूत थे हेरियोटोटस, तो कभी कभार पूछ लेता है यमन राजदूत कौन थे? हेरियोटोटस, हेलियोटोटस राजदूत होते हैं। हेलो कैसे आए, हेलियोटोटस ऐसे आए, यमन राजदूत, ऐसे कर याद कर सकते हैं। ठीक है, सोहो गौरा, देखो याद करने का मेरा यही पर्पज है, आपकी जीवन में जितनी जो बातें होती दिनचर्या की, मैं उन्हीं से याद करा दूंगा आपको। जैसे यमन राजदूत, राजदूत आते हैं तो कहते हैं हेलियोटोटस, तो ऐसे याद हो गया हेलियोटोटस। परीक्षा में थोड़ा सा क्लिक करेगा, एक बार वीडियो आप देख लेना, मात्र एक बार वीडियो मेरी, आपको चीज़ें न फंसा दूँ पेपर में जो पूछी जाती हैं। अब देख लेना प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे। सोहगौरा स्तंभ लेख, दुर्क्षिम अकाल जानकारी मिलती है। यहाँ से इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं जहाँ जहाँ बताऊँ वहाँ पे देखना। अब यहाँ से देख लेना, यहाँ से अच्छा मिलेगा। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। पार्सिपोलियो यानी विस्तृत अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट द्वारा सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार
कर लिया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक अभिलेखों का वो पढ़ा गया। अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के चरण में अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के चरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त भानुगुप्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं स्मरणीय अभिलेख के बारे में, तो देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हाथी की गुफा किनके शासन में थी? कलिंग राजा खारवेल। देखो याद करेंगे, आज आज के बाद कभी चीज़ें भूलेंगे नहीं, गारंटी तो भैया गारंटी, टेंशन मान लो आप। यही मैं पढ़ाने का बस यही उद्देश्य है कि आपको याद कराना है, ठीक है। पढ़ पढ़ के तो आपको जमाना बीत गया, लेकिन याद कैसे हो वो हमारे पास देख लेना। कोई भी चीज़ पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे वो आपकी कुछ भी हो, ठीक है, एक बार में याद होगी। बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो। हाथी की गुफा अभिलेख, तो देखे कलिंग राजा खारवेल, ठीक है। तो हाथी की गुफा, पहली बात तो यहाँ से कह सकते हैं हाथी की गुफा कैसी होती है, मतलब हाथी की गुफा बहुत गहरी होगी। खारवेल यानी कि वो बहुत काली गुफा होगी। कलिंग, ठीक है, कैसी होगी? हाथी की गुफा काली अंदर होगी गुफा। और जैसे जाएंगे तो आप ऐसे याद करते हैं हाथी की गुफा कलिंग यानी काली राजा खारवेल, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मैंने बता दिया हाथी की गुफा कैसी होती है, अंदर जाएंगे तो काली होगी, तो कलिंग। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, तो जूनागढ़ रुद्रामन, क्या है जूनागढ़? रुद्रामन। तो जूनागढ़, ठीक है, रुद्रामन। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं गिरनार अभिलेख, तो ये तो सिंपल है, वैसे भी याद है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रामन, ठीक है, जूनागढ़ रुद्रामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री ना, जो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक नासिक गौतमी बलश्री, ठीक है। बनाने को इसको भी बना दूंगा, बट ये बहुत सिंपल है, याद कर लें एक बार तो रिपीट करें। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग समुद्रगुप्त। देखो समुद्र में डूब जाते हैं तो बार बार क्या करते हैं हम? प्रयास करते हैं, तो समुद्रगुप्त प्रयाग। तो प्रयास बोले तो प्रयाग से स्तंभ, समय में जाके कहीं मिलता है, कहीं खम्भ पकड़ने को मिल जाए समुद्र के साइड में या कुछ भी मिल जाए तो बड़ी सांस आ जाती है, तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। मदसोर, मदसोर अभिलेख मालवा नरेश, मालवा नरेश कहते हैं मदसोर। नरेश जब दरबारी जो होता है वो कहता है मत शोर मत करो, शोर नहीं, तो वहाँ मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। तो ग्वालियर में जो प्रतिहार नरेश भोज हैं वह के अभिलेख हैं। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी तथा जूनागढ़ स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, विजयसेन, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट थे, मैंने याद करा दी, बेफिक्र रहें, परीक्षा से यही याद है। सिक्के देखो, सिक्कों का अध्ययन ह्यूमेस्टिक्स कहला जाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमेमिस्टिक्स, ह्यूमेमिस्टिक्स। तो अध्ययन तो देखो सिक्के का अध्ययन यानी सिक्कों का अध्ययन ह्यूमेमिस्टिक्स। अब याद कैसे करेंगे? तो सिक्के नकली आ जाए तो क्या हो गई? ह्यूमन मिस्टेक हो गई, ह्यूमन मिस्टिक्स। प्राचीन काल में सिक्कों का तांबा, चांदी, सोना आदि सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत में प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो कि ईहू 5वीं शताब्दी ईस्वी में ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठप्पा मारकर, ठीक है, मार के जाने बनाने वाले भारतीय भाषाओं में इन्हें आफत मुद्रा कहते थे, आहत मुद्रा कहिए, ठीक है। सातवाहनों ने, शीशों ने तथा गुप्त शासकों के सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वाधिक लेखक वाले स्वर्ण सिक्के हिंदू, यूनानी और इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए, जो मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला से बात करते हैं। यहाँ तक पता चला मैंने क्या कह दिया? देखो सर्वप्रथम जो लेख स्वर्ण सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाए, किसने चलाए? यूनानियों ने। तो बात कही जाए स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत किसने करी? यूनानियों ने। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नानी के यहाँ गए, नानी ने दे दिया सोने का सिक्का, हमने कहा अरे भैया सोने का सिक्का, ऐसे तो मजो आ गए हो। ऐसे याद कर सकते हैं, नानी ने दिए सोने के सिक्के, यूनानियों ने चलाए सोने के सिक्के, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, ठीक है। मूर्तियां, स्मारक एवं भवन का चित्रकला का कहाँ से प्रकोप आया? तो यहाँ देख लेते हैं। बरहुत बोध गया अमरावती मूर्तिकला जन साधारण के जीवन में संबंधी जहाँ की मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकार एवं पर्याप्त प्रकार
पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय स्मारक का प्रसार भी प्रकाश पड़ता है। अजंता एलोरा आदि चित्रकला मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्त मिलता है यहाँ। ठीक है, बस जानकारी है। इतिहास विभाजन तो 3 में बट गया इतिहास विभाजन, प्रौद्योगिक, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिक काल में क्या क्या है? आज आपको बहुत जानकारी मिलेगी यहाँ से। इतिहास कहाँ कहाँ से देखो। प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में ऐतिहासिक पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल में सुविधा अनुसार 3 भागों में बांट दिया गया था। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में चलो बातें कर लेते हैं। प्रासाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। भीमबेटका की गुफा, पुरापाषाण काल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा याद होना चाहिए भैया। मोस्ट तो मैं कह देता हूँ बट याद। भीमबेटका तो पुरापाषाण काल। देखो भीम कैसे थे? बहुत पुराने। पाषाण मतलब बहुत विराट, तो भीमबेटका पुरापाषाण तो पुराने। भीम आज तो नहीं थे, बहुत पुराने, तो पुरापाषाण कालीन। ठीक है, पहिए का प्रयोग नवपाषाण, तो पहिया भाई नया नया गोला गोला आया तो नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार नवपाषाण का। कृषि कैसी है? बिल्कुल नहीं। तो भीम कैसे? पुरापाषाण काल, ऐसे याद करेंगे। पहिया, अरे भैया भैया पहिया अभी तो है आया, तो नवपाषाण काल। कृषि नवपाषाण काल। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण का। आग क्या है? नया नया काल है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण का यून प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, प्रांत में, मेहरड़ में है। नवपाषाण काल यून प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, प्रांत में, मेहरगढ़ में है। ठीक है, अब बात करें मेहरगढ़ में कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पशुपालन का प्रारंभिक मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आज आदमगढ़ में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। पशुपालन के मध्य पाषाण में हड़प्पा एवं नहीं महेंदा यानी प्रतापगढ़ मध्य उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल गुजरोहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चले। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल के लेखक का कला का विकास तो हो चुका है, किंतु इस काल का लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली सकी। यहाँ यानी कि इस काल की लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाते हैं। इस काल के ऐतिहासिक की जानकारी है तो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत में उपलब्धता है। हड़प्पा साक्ष्य यानी हड़प्पा सभ्यता से इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृददंड संस्कृत इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। इस काल की जानकारी, इस काल की जो जानकारी है, साहित्य एवं पुरातत्व विदेशी लेखकों से वर्णन मुख्यतः स्रोत है। ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य में पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है, उस काल को ताम्र पाषाण काल अथवा कैल्कोलिपिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा या धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। कहाँ? ताम्र पाषाण काल में। तो ताम्र माने तांबा, औजार माने धातु के, तांबा के जो बनाए गए थे वो कहाँ बनाए गए थे? इसी काल में बनाए गए थे, ताम्र में। ठीक है, चलो प्रयोग औजारों का हुआ था। चलिए मोस्ट यहाँ से देखते हैं। जौरवे स्थलों से सबसे बड़ा धैमाबाद है। पहाड़ का प्राचीन नाम तामतवी अर्थात तांबा वाली जगह है। महाराष्ट्र में मृतक एवं अस्थिकल के रखकर घरों को फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। काय में? ताम्र। ठीक है, चर्चा यही चल रही है आपकी, किसकी? ताम्र पाषाण काल की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सभी ताम्र, मैं तेको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें एक लंग से रामायण बहुत ही लंबा हो जाएगा टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट ले रहा हूँ, ये नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। सभी ताम्र पाषाण का समुद्र चाकों पर बने काल का लाल दृढ़ यानी मृद भांडों का प्रयोग करते थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश में गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। नाट
नोट पॉइंट है। मनुष्य द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा, लोहा धातुओं का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। सिंधु सभ्यता का ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी है? ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता काल के रेडियो कार्बन निर्माण के आधार पर 2300 से लेकर 2700 ईसा पूर्व में माना गया है। काले रंग की आकृतियों चित्रकाल मृददंड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट पॉइंट ये देख लें। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से पश्चिमी स्थित दासक नदी के किनारे स्थित सुत्ता गेंडोर बलूचिस्तान उत्तरी परास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरातन गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद जिला अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पे आते हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। यहाँ से देखते हैं मोस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता है। ठीक है। कैसी है सिंधु सभ्यता? एक नगरी सभ्यता। देखो बात कैसे याद करें। सिंधु तो सिंधु और इससे मिलाते हैं हम क्या? हिंदू। तो हिंदू कैसे हैं? सब नगरीवासी हैं। शहरीवासी कम नगरीवासी हैं हम। नगर नगर जगाने आए हैं। रामायण में कहते नहीं नगर जगाने आए हैं। सिंधु सभ्यता कैसे है? हिंदू नगर ऐसे। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता आज भी देखो जब गांव वगैरह में लेडीज वगैरह बैठती हैं तो वे त्रिभुजाकार बैठती हैं दावत में यूँ करके। कभी देखना यूँ नहीं बैठती, न जाने क्यों टेढ़ी मेढ़ी लाइन कर देंगी। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता से पर इस चीज़ से क्या है मैंने इसीलिए बताई क्योंकि आपको याद हो गया होगा। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ है ना वो त्रिभुजाकार है। टेढ़ी मेढ़ी यूँ बैठते हैं यूँ। सिंधु सभ्यता से परिवक्त अवस्था से प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा हैं। यहाँ से जुड़े बड़े बड़े शहर हैं, ये नगर हैं। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरातत्वों का उल्लेखन गुजरात में किया गया। वाह भैया। तो सर्वाधिक जो पूछा जाए पुरातत्वों का उल्लेख है वो गुजरात में। सिंधवासियों को तांबा, कांस्य, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। सिंधवासियों को थी जानकारी। ठीक है। ये बात को ध्यान रखियो। हड़प्पा संस्कृति मोहरों के टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि बैल, हाथी, गैड़ा, बांध, हरियड़, भेड़ आदि पशुओं का आकलन मिलता है। अगर भैया बैल मिलता होगा तो गाय भी होगी। कहाँ से आया बैल? गाय से। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से यहाँ चित्रण मिलते हैं। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल एवं प्राकृतिक मिली हैं। सिंधु सभ्यता से विशाल स्नानागार का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार। ठीक है। स्नानागार का साक्ष्य भी। राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेत में साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य। कांसे की नर्तक करती विशाल स्नानागार से कहाँ मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। शहर सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वाह। शहर सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी लेकिन यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो कहे सैदव सभ्यता जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के घंगर यानी कि नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात में धान की भूमि से साक्ष्य मिले। बात समझ में आई? रंगपुर से प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन मध्य अवस्था में साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। यहाँ मोस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। जिस पर योगी आकृति बनी है उस योगी दाई ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा और भैंस चित्र दिए गए हैं। ठीक है। योगी सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा जिसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव के संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विकास में महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन माटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उल्लेखन करवाया था। ठीक है।
तो दयाराम साहनी ने क्या पाकिस्तान तत्कालीन यानी कि इनने थोड़ी भोजबैन जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की उल्लंघन करवाया था। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी सिद्ध प्राप्त के लरकाना जिले के सिद्धू नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का प्राप्त पता लगाया। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सार्थक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन, ये तो आपको पता होगा ना, ये क्या छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताया। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो ये चीज़ें तो वैसे भी बार बार, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी के कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। एक मोहर में जिस पर योगी की आकृति बनी थी, उसका योगी के दाईं ओर और बाईं ओर हाथी वगैरह चित्र थे, ठीक है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल आभूषण, मार्शल महोदय से रुद्र भी शिव से समर्पित किया है। ये अभी भी जो अभी बढ़ाया वही रिपीट हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं दे देता हूँ रिपीट के लिए। मोहनजोदड़ो सूत्री वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुबड़ उलट तो ठाठी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सरंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल की आकलन हुआ। मोहनजोदड़ो से कांसे की कांसे की कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार इतना कुछ सेंटीमीटर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की घड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी इमारत है। कालीबंगा से नक्शादार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। बक्राकार ईंट चंदुड़ो से मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चन्नुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, ठीक है। लोथल एवं चंद्रोड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्यतः सड़क की ओर मिले हैं। सिंपल है, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। लोथल मात्र ऐसा एक नगर था जिसके घरों का दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने एवं साक्ष्य मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिला। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सैद सभ्यता यातायात के लिए 2 व 4 पहिए वाले बैलगाड़ी का भैंसा गाड़ी का प्रयोग भी करते थे। कौन से? सैद सभ्यता वाले। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मेलोहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृति के शासन संभवतः बड़े वर्ग के हाथों में था। पिंगट महोदय ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत समाज यानी समाजशास्त्र की जुड़वा राजधानी कहा गया। देखिए, अगर कोई बुक आप सॉल्व करते हैं ना, मैं सत्य बता रहा हूँ, आप ये मान के चलना, कोई भी बुक यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना, आप यूट्यूब की पढ़ाई कुछ ऐसी होती है कि देखो, जैसे कि वो एक क्वेश्चन ले आए, जैसे कि बहुत सरल सा, जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में 2-4 पॉइंट बता दिए थोड़े थोड़े, लेकिन क्वेश्चन बनते कहाँ थे? अब बन रहे हैं थोड़ा अंदर से बनना। बुक तो यही होती है ना, पढ़ते ही नहीं है। अब पूरी बुक अपने जीवन में देख लेना, कोई बुक आपने कोई पढ़ी है ना? हिस्ट्री की पूरी पढ़ी होगी, ना पॉलिटी की पढ़ी होगी। 2-4 पेज पढ़ लिए बस, हटा दिए, एक लाइन हटा दी। इस वजह से पेपर में जब क्वेश्चन कहते हैं अरे ये कहाँ से है, क्वेश्चन वहीं से है, बट थोड़ा उसने हट के दे दिया उसी, जैसे कि ये 4 लाइनें दी हैं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे कि चलो सिर्फ सभ्यता की मात्र देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन मात्र देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, इन चारों में से कोई एक पूछ ले ये किसकी, मतलब कहाँ से कौन सी सभ्यता से है, तो आप वो लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से नहीं पूछा, माता देवी को उर्वरता की देवी कहते हैं, यहाँ तो आप रट लिया।
माता देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा सच भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्थायित्व का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया गया। ठीक है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर में अवशेष नहीं मिले। मातृ देवी की पूजा सिद्ध सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड से इस विशेषता पूजनीय था। स्त्री मूर्तियां अधिक संख्या में मिलते के आधार पर अनुमान लगाया गया। जाति के सैव समाज मात्रात्मक समाज थी। कैसे? माता के प्रति प्रतीक है, माता को पूजनीय माता जाता है। ठीक है। पितरात्मक थी नहीं थी, मात्रात्मक थी सिद्ध सभ्यता। ओके। चलिए, सिद्धू वासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिद्ध सभ्यता में मनोरंजन के लिए प्रमुख साधन शिकार पशु पक्षियों की थी। भैया मनोरंजन बहुत ही कलाकारी का करते थे ये लोग, वैसे देखा जाए तो। स्क्रीनशॉट ले लियो जाको। ठीक है बालको। मेसोपोटामिया के अभिलेख मेलवा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अंश सिद्ध सभ्यता से ही है। ठीक है बालको। हड़प्पा संस्कृति का शासन सभ्यता वाणिज्य वर्ग के हाथों में था। नोट पॉइंट, पिंगटन महोदय के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा गया है। सिद्ध सभ्यता की वासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में जाना जाता है। यहाँ मैंने आपको पढ़ाई दिया वही आपको रिपीट होने वाला है। ठीक है। ये पूरा का पूरा कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया? सिद्ध सभ्यता आपस में। चलिए, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया सिद्ध सभ्यता। कालीबंगा एकमात्र एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिससे दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने के लिए प्रथाएं अंतिम संस्कार एवं प्रचलित थी। किसमें? सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में शवों हड़प्पा में शवों के दफनाने एवं जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। लोथल की तीन कालीबंगा के से एक युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। वैष्णव सभ्यता से विनाश हेतु बाढ़ एवं सूखा को मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है। सिद्ध सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन आर्टेस्टाइन भूवद भूवद आर्यन दिया था। प्राकृतिक आपदा कैडनी ने बाढ़, मैगे मार्शल आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्डर व्हीलर प्रकाशनीय स्थल जॉन मार्शल। ये कुछ नहीं, ये कुछ कारण हैं। यहाँ कुछ विद्वान ने पे मत दाए हैं बस, और खचूना के ऐसे ऐसे खत्म है गई होंगी सिद्ध सभ्यता, ऐसे है गई वैसे वैसे ऐसे बस। कैसे कैसे कहाँ है गई वो तुम देख लियो बेटा। ठीक है। तो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी सेशन मज़ेदार पढ़ते रहो। और ये एक कंबाइंड वीडियो मैं कर दूंगा जिसमें आपको एक 6-7 घंटे की पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी और विद टॉपिक एक एक चीज़ एक एक वर्ड लिया जा रहा है। ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है। और फटाफट अच्छे से रिवीजन करते ना, वीडियो को पूरी देखें, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। चलिए तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद जय भारत।